Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning, and today we are going to continue the class for chapter number 5 called therapeutic approaches, and I hope आपने पहली वो वीडियो देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो किस बात का इंतजार है, जाइए देखिए सो दैट आप कॉन्टिन्यूशन में चीज़ों को याद कर सकें, समझ आ सके, आपको एक कॉन्टिन्यूशन बना रहे। उससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सो प्लीज इट्स एडवाइजेबल टू वॉच द फर्स्ट पार्ट एंड देन कम टू द सेकेंड पार्ट so that it will be in a series. Do subscribe the channel, turn the notifications on so that you will get notified about all the videos which are going to be there, and just to ace your exam for 12th and for 11th also, because soon we are going to start that series too. Till then, I hope you are going good, and then we will start with this. I hope everything is clear जो आपने लास्ट में देखा, और अगर नहीं भी है तो आई होप आपने हमसे पूछ लिया होगा या पूछ लेंगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थेरेपीज जो हमने स्टार्ट करी थी। लास्ट क्लास में हमने बिहेवियरल थेरेपी करी थी, और आज हम करने वाले हैं और भी कुछ बहुत सारी थेरेपीज। तो सबसे पहले थेरेपी आज स्टार्ट करेंगे कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव क्या होता है? ब्रेन। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है हमारी ब्रेन में, हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझे ऐसा कहा, वो ऐसा है, वो ऐसी है, एंड दिस ऑल दैट वैसा। तो जो इरेशनल बिलीफ्स होते हैं उसकी वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। दैट इज आवर कॉग्निटिव थेरेपी। सबसे पहला है आपका एल्बर्ट एलिस ने जो थ्योरी दी थी, विच इज रेशनल इमोटिव थेरेपी। इन्होंने कहा कि देयर इज अ एंटीसीडेंट, कोई एक चीज होती है और हमें लगता है कि उसकी वजह से ये बिहेवियर हुआ है। सो वी हैव अ बिलीफ दैट बिकॉज ऑफ दैट एंटीसीडेंट देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग बैड हैपन टू मी, बारिश हो गई, मेरे कपड़े गंदे हो गए और मुझे गुस्सा आ रहा है अब, तो ये मेरा बिलीफ है, तो हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, देयर इज अ मस्ट कॉम्पोनेंट कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, बारिश नहीं होनी चाहिए। क्यों? तुम्हारा इंटरव्यू तो बारिश नहीं होनी चाहिए। हर दिन किसी ना किसी का इंटरव्यू होता है, लेकिन बारिश तो होती है ना। तो ये चीजें जो है हमें नहीं समझ में आती है, और इसे समझाने के लिए एल्बर्ट एलिस ने थेरेपी दी। उन्होंने क्या बोला, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग करी कि बताओ क्या होता है, ऐसे होता है। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे क्योंकि बुरा भी लग सकता है ना पर्सन को। आप आराम से कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा इसका मतलब क्या है, अच्छा ये क्या है, अच्छा वो क्या है, इस तरह की चीजें। ओके, आई होप इट्स वेरी फन। इसके अलावा दूसरी थ्योरी जो है वो एरन बैक ने दी, थेरेपी एक्चुअली एरन बैक ने दी, कॉग्निटिव थेरेपी। उनका मानना यह था कि बचपन में ना कुछ कोर्स स्कीमा बच्चों के बन जाते हैं जो कि एक्चुअली डिसफंक्शनल होते हैं। जैसे उन बच्चों को प्यार नहीं मिला हो, या उनको लोगों ने बोला हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो उन बच्चों में ना ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई हम किसी काम के नहीं है, एंड दे आर लाइक हम किसी काम के नहीं है, वी आर ऑफ नो यूज, वी आर नॉट वांटेड, वी आर अगली, हम किसी का हमारा वो नहीं है। सो ये प्रॉब्लमैटिक है और इसे ठीक करना जरूरी है क्योंकि ये कॉग्निशन है। अब आपको बस ये समझना है कि कॉग्निटिव थेरेपी में आपकी बिलीफ्स इरेशनल है, आपको उनको इंप्रूव करना है, उनको ठीक करना है। ठीक है, बार बार ये गलत चीजें होती तो देयर इज अ प्रॉब्लम। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लाइक कि क्यों करे फिर मैं प्यार, कोई हमेशा प्यार क्यों करना है, प्यार का क्या मतलब होता है, इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। समझ आ गया? ओके, देन वी हैव कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब देखो हमने दोनों अलग अलग पढ़ी हैं अभी ऊपर, हमने पहले बिहेवियर पढ़ा, फिर हमने कॉग्निटिव पढ़ा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सब कुछ मिला देते हैं। इट्स अ बायोसाइकोसोशल अप्रोच विच सेज दैट कि बायोलॉजी का भी रोल होता है मेरे डिसऑर्डर में, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी होता है, और सोसाइटल या सोशल का भी होता है। तो मुझे ठीक करना है तो मुझे सबको मिलकर करना पड़ेगा, और ये बहुत एक्सेप्टेबल थेरेपी है क्योंकि इसमें सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। कॉग्निशन के साथ साथ बिहेवियर को भी ठीक किया जाता है। ओके ओके, देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। अब देखो थोड़ी सी अलग है, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है हमने जब टाइप्स पढ़ा था उसमें हमने किया था। इसमें क्या होता है ना कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं करना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि आपको जो है हाईएस्ट पोटेंशियल पहुंचना है। एक इनबॉर्न फोर्स है जो आपको हाईएस्ट पे लेके जाती है, जहां पर आप एकदम बैलेंस हो, बिल्कुल फुलफिल्ड हो, इंटीग्रेटेड हो, बिल्कुल टूटे हुए नहीं हो, आप लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा बुरा सब आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, एकदम हाईएस्ट स्टेट पे हो आप। वो ह्यूमनिस्टिक करते हैं। उसके लिए जो थेरेपिस्ट है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, परमिसिव होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए कि भाई जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि जैसा भी जब उसे वो एक्सेप्ट करेगा तभी तो जो पर्सन है वो उसे खुल के बातें बताएगा ना। दैट विल बी ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमन के पोटेंशियल पे फोकस करता है ये थेरेपी। देन वी हैव एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो थी वो विक्टर फ्रैंकल ने दी थी, और उन्होंने अपनी थेरेपी का नाम दिया था लोगो थेरेपी। और फ्रैंकल ने ये कहा था बेसिकली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ही ऑल्सो हैज अ बुक कॉल्ड व्हेन सर्च फॉर मीनिंग। इसे भी आप पढ़ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली बोलना चाहते हैं कि लोगों को अपने लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेज में भी जिंदगी का मकसद पता होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ हो गई, बच्चों की डेथ हो गई, क्या करना चाहिए, लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो ये बोल रहे हैं जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो ना, जब बिल्कुल इंसान कोई के पास मर जाएगा कल ही, उस लाइफ में भी आपको अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढना है। ढूंढ सकते हो आप, ढूंढना है आपको। आप इनकी बुक पढ़ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको देखना ही चाहिए जो भी लाइफ है उसमें मुझे अपना मीनिंग ढूंढना है, राइट।
तो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। और जब आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है आपकी लाइफ का, उस समय आपको जो है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है एंड वही प्रॉब्लमैटिक है, और उसी को ठीक करो अगर आप, तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बनती है। ओके ओके। नाउ लोगोथेरेपी में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो ओपनली अपनी चीजें शेयर करता है, उनकी भी सुनता है, और ट्रांसपेरेंस यहाँ पर नहीं किया जाता है। इट्स बेसिकली कि अपने जो अंदर के इमोशंस है वो इमोशंस दूसरे पे नहीं निकाले जाते हैं। दिस इज नॉट द वे हाउ इट इज डन। मतलब निकाले जाते हैं नॉट इन सेंस कि आप उसे कुछ और इंसान समझ के उस पर इमोशंस नहीं रख सकते। आपको समझना है एनवायरमेंट को, इमीडिएसी को। समझ आया? आई होप यू आर फॉलोइंग विथ मी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग यू कैन ऑलवेज आस्क। ओके। देन वी हैव क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, और ये कार्ल रॉजर्स ने दी, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। कार्ल रॉजर्स ने थेरेपी दी थी। इन्होंने कहा था कि देखो एम्पैथी होनी चाहिए, सेम चीजें फील करो जो आपके थेरेपिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट आप वो चीजें फील करो जो आपके क्लाइंट फील कर रहे हैं। आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दो, बिना कंडीशन के आप उन्हें एक्सेप्ट करो चाहे जो हो जाए, और ऑथेंटिसिटी हो रिलेशन में बेटर हो। मतलब आप कुछ भी वो करो जो एक क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम क्लाइंट की बेटरमेंट के लिए हम कर रहे हैं। तो जब हम क्लाइंट की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं तो हम उनके हिसाब से क्यों नहीं थ्योरीज बना रहे हैं, या उनके हिसाब से हम अपनी थेरेपीज को क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका कहना था, और ये काफी फेमस हुए थे इसी की बात से। Then we have Gestalt therapy. तो Gestalt therapy, whatever you pronounce, it is given by Frederick Perls and Laura Perls, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। उन्होंने बोला कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि मतलब आप टेंशन में हो, आप ट्विंकलिंग कर रहे हो उन फिंगर्स की, ऐसे ऐसे पैर आपके वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आप बोल रहे मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो आपकी बॉडी से कॉन्शियसनेस आपको दिलवानी है कि आप अवेयर हो कि भाई आपकी बॉडी क्या कर रही है, क्या क्या पार्ट्स आपकी बॉडी की ब्लॉक हैं, क्या ब्लॉक नहीं है, ये सब चीजें, राइट। इसके अलावा द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग हीलिंग इन साइकोथेरेपी, की कौन से फैक्टर्स है, ठीक है। तो यहां से तो मतलब ये होता है कि आपकी थेरेपी सारी खत्म हो गई। आई होप यू एंजॉयड देम, आई होप यू अंडरस्टैंड देम। तो हम अब क्विकली करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हम साइकोथेरेपी में हील कर सकते हैं। सबसे मेजर फैक्टर ये होता है कि टेक्निक क्या इस्तेमाल करी गई है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और टेक्निक की जरूरत है, आप कोई और लगा रहे हो तो फिर तो लो हो गया क्लाइंट ठीक, नहीं कभी नहीं होगा। थेरेपेटिक रिलेशनशिप या अलायंस ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्रस्टिंग होना चाहिए कि हाँ इंसान का मन करे उसे बताने का, तभी तो सीख हो पाएगा। इसके अलावा जो इनिशियल सेशंस में उनको प्रॉब्लम सही समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आती ना तो उसका सोल्यूशन भी आपको नहीं समझ में आएगा, राइट। तो ये होता है। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका होता है पेशेंट वेरिएबल्स, कि इंसान की एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है, वो उसकी मोटिवेशन है कि नहीं है कि बदलना चाहता है, उसकी उम्मीद है कि हाँ बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाए। बदलना इज बेसिकली सब अच्छा हो जाएगा, इट्स नॉट ऑलवेज चेंजिंग, इट्स मोर अबाउट गेटिंग गुड, गेटिंग बेटर। इसके अलावा कुछ थेरेपिस्ट होते हैं कि थेरेपिस्ट के खुद को तो कोई अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसकी खुद की तो मेंटल हेल्थ ठीक है ना, दिस इज ऑल विच मैटर्स। और इन सब फैक्टर्स से डिफाइन हो जाता है कि भाई मैं जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप चल रहा है वो किसी काम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके इसके अलावा वी हैव सम एथिक्स, कुछ एथिक्स फॉलो किए जाते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है करने से पहले कि हम ये कर रहे हैं, और अगर बच्चा 18 साल से छोटा है तो उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन से लिया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, ये नहीं कि जो आपने मुझे बताया मैं जाके किसी और को बोल दूं। पर्सनल डिस्ट्रेस को कम किया जाता है। प्रैक्टिशनर क्लाइंट की जो रिलेशनशिप होती है बहुत ही इंटीग्रिटी होती है, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की दोनों लोग। ह्यूमन राइट्स की और डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट की जाती है। इसके अलावा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी जाके थेरेपी अगर करेगा तो वो एक प्रॉब्लम है, वो सही नहीं है। ओके राइट। अब देखो कुछ ऐसी थेरेपीज होती है ना जो हम इन्हें इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उनका भी इस्तेमाल अब होने लगा है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज, ये सब चीजें। अष्टांग योगा पहले यूज होता था, पतंजलि का योगा सूत्रा यूज होता है। आसन, बॉडी पॉस्चर, प्राणायाम कॉम्बिनेशन के साथ, मेडिटेशन कई बार मंत्रा के साथ, कभी बिना मंत्रा के साथ, कभी विपासना मेडिटेशन विच इज माइंडफुलनेस किया जाता है। ये आप लर्न कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। अभी तक तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है तो चांसेस कम है, बट क्वेश्चन शॉर्ट में ये आ सकता है। इसके अलावा सुदर्शना क्रिया योगा SKY बेनिफिशियल है किसके लिए, लो रिस्क लो कॉस्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, PTSD, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेडिकल इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज, इतनी सारी दवाइयों के लिए सुदर्शन क्रिया योगा जो है वो हेल्पफुल है। इसके अलावा PTSD के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, मेंटल फोकस के लिए, अटेंशन, टॉलरेंस। प्रैक्टिस करो अगर आप इसे एवरीडे 30-30 मिनट्स के लिए भी, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी चीजों में।
इसके अलावा कुंडलिनी योगा यूज किया जाता है इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो ने बोला कि हाँ ये काफी इफेक्टिव है ओसीडी की बीमारी के लिए। और जब इसे प्राणायाम के साथ मिक्स करो तो इसमें मंत्रास के साथ यूज हम इसे कर सकते हैं, तो इसमें जो है काफी सारा डिप्रेशन ट्रीट किया जा सकता है। विपासना मेथड भी यूज किया जाता है, तो ये सब मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। इन्हें आपको बस रीड देना है और लर्न करना है। जो भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं, बुक में इतना डिटेल में है नहीं तो मैंने भी नहीं लिया, ठीक है। एंड लास्ट आता है कि रिहैबिलिटेशन। अब जो मेंटली इल है उनको रिहैब करना है, उनको दोबारा से सिखाना है कुछ। जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है उनको ये करना है कि वो नॉर्मल लाइफ फंक्शन कर लें। जिनकी थोड़ी बेटर है हमको ये करना है कि वो अपनी लाइफ में जो है वो खुद से कुछ कर सके। दो कंपोनेंट है, पहला तो ये है कि आपको सिम्टम को कम करना है। अगर सिम्टम कम हो पा रहे हैं और हो रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी लाइफ की जो लेवल ऑफ फंक्शनिंग है उसे इंप्रूव करना है कि वो थोड़ा अच्छे से लाइफ को जी सके, थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर सके, थोड़ा लाइफ में कुछ काम कर सके, खुद के लिए थोड़ा बहुत अर्न कर सके। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है ये दोनों चीजें करी जाती हैं। इसके अलावा 3 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, जहां पर हम उन्हें थोड़े बहुत स्किल सिखाते हैं ताकि उनको एक वर्क डिसिप्लिन आए। सोशल स्किल ट्रेनिंग सिखाते हैं ताकि वो लोग दूसरों से अच्छे से बात कर पाए। इसके अलावा वोकेशनल थेरेपी सिखाते हैं। वोकेशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम हेल्प करते हैं टू गेन स्किल्स नेसेसरी टू अंडरटेक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, कि वो कुछ अच्छा सा पैसे वाला काम कर सके, तो उनका रिहैबिलिटेशन या रिहैब भी किया जाता है। So with this, we have completed chapter number 5, which is therapeutic approaches. And I hope you understand it. Even if you not, you can always reach out to us. Chapter 5 तक हम कर चुके हैं, इसके बाद सिर्फ 2 chapters बचते हैं, वो भी हम कर लेंगे जल्दी से एग्जाम से पहले। And to support, please subscribe the channel, turn the notifications on so that you will get to know about की वीडियो आ गई है। Till then, all the best and take good care of yourself. Bye bye.